हेलो बच्चों, जैसे कि हम पहले पीछे 3 सेट कर चुके हैं मैथ्स का। क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। पहले 3 सेट हम कर चुके हैं 2024 के पेपर का। आज हम करने जा रहे हैं चौथा सेट, जो कि हमारा पेपर है सेट नंबर 4 822HY। इसी के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आज पहले हम इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पहला पार्ट है आपका, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के और एक क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट का आपका खंड ब का होता है, उसके पूरे पार्ट हम। चलिए देखते हैं। यहां पे अगर हम बात कर लें, क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। आपसे शून्यकों का योगफल बोल रहा है। अभी शून्यकों का योगफल का फार्मूला आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी बाई ए का मतलब क्या, जैसे आप जानते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर bx प्लस c से। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 3, b बराबर कितना होगा 5 और c बराबर कितना होगा 2, c बराबर कितना होगा 2। यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही, ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर कितना 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तुलना करने पर हमारा जो है -5 बटे कितना हो जाएगा, अब यहाँ हम बात कर लेंगे 3, कितना हो जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी सा। देखो एक बात समझो, आप लोगों को एक चीज बतानी थी यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। आप विशेष से ये ध्यान दीजिए कि जिन बच्चों को जो रूरल एरिया में हमारे रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटेंट, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जहां आपको ज्यादा लगता है कि हाँ समस्याएं यहाँ ज्यादा हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रही है, अलग अलग जगह से करने के बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, मुझसे ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं बिना एनी कॉस्ट। आपको क्या करना होगा, मुझे मैसेज करना होगा। मेरा नंबर यही रहेगा आपका 8860369388। इस नंबर पे आपने क्या करना है, मैसेज करना है, सर ये इस टॉपिक में मेरी समस्याएं आ रही हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे क्लासेस ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां आकर आप क्या कर सकते हैं, मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ डाउट आपका रियल में क्या है और आप क्या कर रहे हो। ये सारे लेक्चर्स जो मैं बता रहा हूं उसको रेफर कर रहे हो। मैं मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप साइंस के भी क्वेश्चन मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको यहाँ डाउट्स क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने बताना पड़ेगा, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ डाउट आ रहे हैं सर, ये सेक्शन है मेरा। तो एक कंबाइंड क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें सारे बच्चे जिनका ये डाउट रहेगा उनको क्या कर लेंगे, हम एक जगह करेंगे और सारी की सारी डाउट्स क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि समीकरणों 2x प्लस ay हमें दे रखा है, 2x प्लस ay बराबर कितना है 1, और हमें दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना 7, 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान। देखो कोई भी हल कब नहीं होता है, 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन मतलब जैसे मैं जानता हूं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये होता है अद्वितीय। यहाँ पे हम बात कर लेंगे अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या, इसका कोई एक ही मान होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे बात कर लेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये होता है संरेखीय का। कौन सा कंडीशन होता है, संरेखी का। संरेखी का मतलब क्या, एक ही लाइन पे हमारी एक लाइन जाएगी, मतलब इसी पे दूसरी लाइन में हमारी जाएगी, तो उसको बोलते हैं संरेखीय लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेखी। अगर मैं बोल दूं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये होता है हमारी समांतर की केस। कौन सी होती है, समांतर रेखाएं जाती हैं। कौन सी होती है, समांतर। मतलब यहाँ हल होता ही नहीं है, कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही हैं, तो ये कौन सा होगा, ये कंडीशन होता है हमारा, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि का कोई भी हल नहीं हुआ यदि a का मान। अभी देखो कोई भी हल का कंडीशन हमारा क्या है, जब नहीं होता है कोई भी हल, तो ये समांतर का होता है, हम जानते हैं। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू क्या, c1 बाई c2, यही होगा। तो a1 बाई a2 का मतलब कितना, 2/3, b1 बाई b2 का मतलब कितना, a बटे -5। आपको तुलना करके a1 b1 इतनी वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि अब आधा टाइम बीत चुका है, हम जानते हैं, हम हाफ ईयरली का एग्जाम भी दे चुके हैं अर्धवार्षिक का, और इतनी बातें आपको आ रही होंगी। मैं यही मान के चल रहा हूं, इसलिए अब आगे पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं a बटे -5 हो गया। अब देखो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों क्या लेते हैं साथ में, तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, a बटे -5, और इसको अगर मैं a की वैल्यू निकालना हूं तो कितना हो जाएगा,
5 का इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा -10 बटे कितना 3, तो फाइनल आंसर कितना होगा -10 बटे 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन। करना कुछ नहीं है बच्चा, फिर से देख लो, कोई भी हल नहीं होगा, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन हमारी चल रही है। कंडीशन हमारी समांतर की चल रही है, समांतर का कंडीशन लगाना है आपको और उत्तर बताने हैं। उत्तर बताने के लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कोई मतलब हमारा है नहीं, यही हमारा काम हो जा रहा है, तो इसकी क्या जरूरत। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही हमने ले लिया -10 बटे 3, तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है आपका, कह रहा है समीकरणों हमें दे रखा है 2x² + 5x + 4 बराबर 0 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अब देखो, मूलों की प्रकृति के लिए भी आप जानते हो, हम हमेशा क्या करते हैं, b² - 4ac निकालते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac जो इसको हम बोलते हैं अंडर रूट में होता है, विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं, अगर बराबर 0 हो गया तो ये कैसा होता है, समान होता है, वास्तविक होता है। मूल कैसे होते हैं, समान होता है और वास्तविक होता है। 3 कंडीशन होती है, तीनों में बता रहा हूं आपको। यहां पे अगर बात कर लूं b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से अगर बड़ा है तो ये हमारा कैसा होता है, यहाँ पे हमारे वास्तविक मान होते हैं। कैसे मान होते हैं, वास्तविक। ठीक है ना, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, समान तो नहीं होंगे, असमान होंगे, लेकिन हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे b² - 4ac लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, काल्पनिक होगा। ये वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। यहाँ पे कोई मान हमारा आता नहीं है, हम इसको बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो अगर लेस देन 0 दिखे, मतलब -1 -2 -3 दिखे, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा होगा, काल्पनिक वाला होगा। यहाँ कोई हमारा मूल आएगा नहीं, मूलों की प्रकृति बस बताना है। तो आपने यहाँ पे निकालते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, b² - 4ac निकालते हैं, b² - 4ac। तो b का मान कितना होगा बताओ, b का मान कितना होगा, यही तो होगा। b का मान कितना है 5, 5² - 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 4, तो यही होगा हमारा। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 -4 दूना 8 चौके 32। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब कितना हो गया, -7 हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है, 7। -7 अगर मैं देखूं तो -7 ये जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है, मतलब कौन सा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। और यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं का मतलब क्या, काल्पनिक होगा। वास्तविक नहीं का मतलब क्या, काल्पनिक होगा। ठीक है ना। और सब तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे -7 आ गया सीधे सीधे, तो वास्तविक होना ही नहीं है। यहाँ पे बराबर कह रहा है, वास्तविक कोई मतलब ही नहीं है, अपरिमेय होना ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। चलते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 4, 9, 14, 254 के अंत से 10वां पद आपसे पूछ रहा है। दो अंत से 10वां पद पूछ रहा है, 4, 9, 54, 254 का अंत से। अभी देखो यहाँ पे डॉट डॉट होगा, हम जहां तक जानते हैं, क्योंकि 4, 9, 14 तक तो बातें समझ में आ रही है। 4, 9, 5 का डिफरेंस है और ये 9, 5, 14 का है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट होगा। यहाँ क्या होगा, डॉट डॉट। 254 का अंत से 10वां पद, यहाँ देखिएगा डॉट डॉट होगा, तो मतलब यहाँ से हमें एल पता है, एल कितना है 254, एल कितना है 254, ए पता है कितना 4, ए कितना पता है 4। और यहाँ पे बात कर लेंगे सर्वांतर कितना होगा, जो डी की मान है, डी का मान सर्वांतर कैसे निकलता है, सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो आप निकाल सकते हैं 9 माइनस कितना 4, 9 माइनस 4 मतलब कितना 5, कितना 5। ये आ गया सर्वांतर आ गया, ए की वैल्यू आ गई, और किसका आ गया, एल का मान हमें पता हो गया। ठीक है ना। हमसे अंत से 10वां पद बोल रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन का मान कितना है 10। अब एक बात समझो, यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद का फार्मूला होता है हमारा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा। ठीक है ना। तो L कितना है हमारा, L हमें दे रखा है कितना 254, कितना दे रखा है 254। एन का मान कितना है 10, एन का मान कितना लिए हैं 10 ही तो लिए हैं, 10 ही है हमारा, अंत से निकाल रहा है -1। और डी का मान कितना है, डी का मान है 5, डी का मान कितना है 5, निकाल लो आप। तो ये हो जाएगा 254, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 कितना 45, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0, 209 आएगा, कितना आएगा 209। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ध्यान रखना, अंत से पूछा है, गलती से कभी कभी हम क्या कर देते हैं, a + n - 1 इंटू डी लगा देते हैं, जो कि आपका क्या होता है, शुरुआत से हमारा होता है। a + n - 1 इंटू डी अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे अंत से पूछा है, अंत वाला ही आप फार्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है ना। चलते हैं आगे, चौथा नंबर हो गया, पांचवा देखते हैं, कौन सा देखते हैं, पांचवा।
5वां नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि दिख रहा है सारा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का हमारा क्या है, एक युग्म दे रखा है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप का मतलब ये जो लिखा गया है यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो एक बात समझना है इसमें समझने वाली बात क्या है, हमें क्रमागत ही देखना है। जैसे यहाँ पे ए देखा है समरूप बोल रहा है तो एक इसके होगा डी के, एक इसके होगा डी के, ये बात बोल रहा है। लेकिन 80 यहाँ है, 80 यहाँ दिया है, मतलब डी हमारा है तो डी किसके समरूप है, डी बी के समरूप है। किसके समरूप है, डी बी के। तो ऐसा क्रम देखो जो डी को बी से हमारा क्या करे, लगभग बराबर जाए। तो आप देखो यहाँ पे दे रखा है डी, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, डी दे रखा है। लेकिन यहाँ बी था, यहाँ एफ, तो ये फॉलो कर ही नहीं रहा है, फॉलो कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी नहीं फॉलो कर रहा है, तो बचा ये बी डी फॉलो कर रहा है। दूसरा मिलाते हैं, बी डी को फॉलो कर रहा है। तो और क्या है हमारा, कह रहा है ए, हम देखेंगे ए हमारा किससे, ए बोल रहा है ई से, ए बोल रहा है किससे, ई से। दिया तो है नहीं कोड, लेकिन हमें जो तुलना करने पर समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि त्रिभुजों के एक युग्म है और ये समरूप त्रिभुज ही है, ये ऑलरेडी बता रखा है। तो मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक कोड मुझे मिल गया बराबर, तो अदर कोड ऑटोमेटिक मिलेंगे, क्योंकि वो दिया तो है नहीं और समरूप पहले से बोला है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन यही सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा। तो आपने ध्यान देना है, एक कोड अगर आपने मैच करा लिया, वो ऑलरेडी त्रिभुज हमारा समरूप बता रखा है, वो युग्म बता रखा है, उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर वो दिया नहीं है मान। तो आपको एक मान दिया है बी डी के बराबर है हमारा, तो हाँ बी डी के बराबर है। अदर वाला ऑलरेडी क्या होगा, वही होगा हमारा, क्योंकि समरूप ऑलरेडी क्या है, मेंशन कर रखा है, यही सही होगा। सभी तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पहला दूसरा फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये जो भी मान होते हैं ना, जैसे ए का ई से, बी का डी से, सी का एफ से, ये तीनों कोड हमारे क्या होंगे, बराबर क्रमागत ही लेंगे। मतलब जैसे होता है हमारा, लगातार ही हम बात करेंगे क्रमानुसार, सॉरी क्रमागत बोल रहे हैं, क्रमानुसार, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए हमसे कह रहा है मूल बिंदु से दूरी कितनी हुई, कह रहा है 3 4 का। आप देखो 3 4 हमसे बोल रहा है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है, मूल बिंदु तो हमारा कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु कितना होता है, 0 0, यही तो होता है मूल बिंदु। और कह रहा है 3 4 का मुझे निकालना है। मान लो 3 4 ये हमारा दे रखा है, पद दे रखा है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। इसके बीच की क्या पूछ रहा है, दूरी। देखो बीच की दूरी का फार्मूला तुम जानते हो, बीच की दूरी का फार्मूला हमारा कितना होता है, बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं x2 माइनस x1 का मतलब मान लो इसको x1 मान लिया, y1 मान लिया, और इसको मान लिया x2 मान लिया, और क्या मान लिया, y2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 का कितना होता है 5, कितना होता है 5, रूट 25 आएगा, 16 9 कितना होता है 25, कड़ी से बाहर लेके आओगे तो कितना होगा 5, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, सी। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कॉट ए का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉट ए का मान दे रखा है। कॉट ए बराबर हमें दे रखा है कितना, कॉट ए बराबर दे रखा है 3/4, और सेक ए का मान आपसे पूछ रहा है। सेक ए का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब एक बात समझो तुम कि कॉट ए हमसे बोल रहा है ए बी और क्या है सी। जब कॉट ए बोल रहा है तो ए के सामने हमें बात करूंगा जो इससे जुड़ा हुआ है। कॉट ए क्या होता है, ये हमारा होता है आधार बटे कितना, लंब। आधार बटे कितना होता है, लंब। तो आधार क्या होगा हमारा 3, आधार कितना होगा 3, और लंब कितना होगा 4, ऐसा कुछ होगा हमारा। हमसे कह रहा है सेक ए का मान निकालो। चूंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव यही तरह लगाने। सेक ए का मान कैसे निकालेंगे, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, सोल्यूशन निकालते तो हैं लेकिन आप निकालने के बाद ऑप्शन टिक करके लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, समझेगा कि हाँ बच्चा समझ के लगाया है, तुक्का नहीं मारा है यहाँ पे। ठीक है ना। सेक ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक ए कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ सेक ए का बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका, कॉस का। तो ये कितना होगा, कर्ण बटे कितना, आधार। कर्ण बटे कितना होगा, आधार। बात समझ में आ रही होगी। तो कर्ण अभी पता नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आएगा। सॉल्व करेंगे 5 आएगा, कितना आएगा 5। ठीक ना, ये निकाल लेना, ये आसान है, बस कड़ी में मुझे सॉल्व करना है। ये कितना आएगा 5। जब ये 5 आया तो कितना हो गया, कर्ण कितना हो जाएगा 5, और आधार कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 3। तो 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर कुछ है ऐसा तो आप मुझे मैसेज डाल दिया करिए। ठीक है ना। चलते हैं आगे।
7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। अभी देखो tan अल्फा बराबर sin अल्फा हमसे बोला है, ध्यान देना, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा बराबर कितना sin अल्फा। अब देखो कौन सा ऐसा मान होगा कि ये बराबर होगा, तो इसके लिए देखो अभी कॉमन सेंस यूज करो। tan 45 कितना होता है, एक tan 45 कितना, एक sin 45 कितना, 1/√2, कभी होना ही नहीं है, कभी ये बराबर होगा ही नहीं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। और यहाँ बात कर लेंगे sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये भी बराबर कभी नहीं होना है। यहाँ बात कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। 90 की बात कर लेते हैं, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ बात कर लेंगे हमारा कितना होता है, sin 90 कितना होता है, 1, तो ये भी बराबर नहीं होगा कभी भी। तो बचा ऑप्शन कौन सा, ये वाला। tan 0 कितना होता है, 0, और sin 0 कितना होता है, 0, तो दोनों क्या है, बराबर, ठीक, सही, ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन, ना तो ये ना तो ये ना तो ये, कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक छड़ की लंबाई हमें दे रखी है, छड़ की क्या दे रखी है, लंबाई, और उसकी छाया का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 1/√3। सूर्य का उन्नयन करो। देखो भैया एक छड़ है, उसकी छाया है, और उसका अनुपात हमें दे रखा है 1/√3, मतलब ये 1 और ये √3 मान लेता हूं, क्योंकि ये छड़ था, छड़ का छाया था, ऐसा कुछ था। अभी यहाँ से सूर्य देवता कुछ छह मारे, ठीक है ना। सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये पूछ रहा है देखने पर कितना होगा, क्योंकि सूर्य होगा तभी इसकी छाया इधर बनेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा हमारा। तो ये हम बात कर लेंगे, तो कोण कितना हो जाएगा, देखो 1/√3 तो हमें अनुपात दे ही रखा है छड़ का, तो हम सीधे सीधे यहाँ थीटा मान लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan का मान कब √3 होता है, 1/√3, बताओ, tan 30 कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना, 30, थीटा बराबर कितना, 30। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं आगे। 9वें क्वेश्चन के बाद देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक वृत्त के व्यास, देखो अब देखो ध्यान समझना है इस बात को, एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास का मतलब क्या, वृत्त के व्यास से, व्यास मान लो ये है, कहीं से भी जाएगा, व्यास से खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं। देखो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या का मतलब, स्पर्श रेखा कौन सा है, देखो इस बिंदु से हमारा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और इस बिंदु से भी कितनी खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है। तो ये दोनों बिंदु ही समांतर होंगे। अगर इसको हम दूसरे पॉइंट से करें तो ये जाएगा तो स्पर्श रेखा यहाँ से, लेकिन फिर वहां वो समांतर नहीं होगा। समांतर होने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, 2 की ही, कितनी की, 2 की ही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी। चलते हैं आगे। देख 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री, त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण की हमें बात कर रहा है। कोण के वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो एक बात समझो कि एक हमारा वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, और कह रहा है वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये कितना है, 60 डिग्री है, और त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, इसका जब मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक बात समझो, ये होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे कितना, 360 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर, गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 60, कितना है, 60, 60 बटे 360, पाई का मतलब कितना, 22/7, और आर का मान कितना, 12, कितना, 12, यही तो होगा। जब ये होगा तो ये निकाल लीजिए आप, ये कटेगा तो कितना आएगा, 6, कटेगा तो कितना आएगा, 6, 6 दूना कितना, 12, और पाई में आंसर दे रखा है तो उसी तरीके निकालते हैं। 12 देना कितना है, 24 पाई, 22/7 में रख के क्या रखेंगे, 24 पाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। एक बात और समझो, क्षेत्रफल बोला है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सब में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, वो ऑप्शन का थोड़ा सा फेर है। यहाँ कितना होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक गोले का व्यास हमें दे रखा है, गोले का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो उसका आयतन, देखो गोले का आयतन जो होता है, आयतन का हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ये होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्वेश्चन सही है इसका, हमें बस हल करना है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास। तो और ये निकाला भी किसमें है, व्यास में ही निकाला है। तो 4/3 पाई, और आर को डी के रूप में कैसे लिखोगे, आर को डी के रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, d/2 कितना करोगे,
d/2, इसका क्या क्यूब निकाल लो, करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और इधर कितना हो जाएगा d का क्यूब बटे कितना 8, 4 दूना 8, तो 1/6 पाई d क्यूब। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, क्योंकि कई लोग जल्दी में होंगे, कई लोग क्या होंगे जल्दी में, हम तो याद किए हैं फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब लगाएंगे, यहाँ d है बस तो वहाँ लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो जल्दी के चक्कर में यहाँ ऑब्जेक्टिव में गलती होता है, कई लोगों को लगता है हमें आता है, सारा क्वेश्चन आता है, वहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन पाई कहाँ से आ गया, पाई घटाओ, कर रहा है त्रिज्या के ठोस अर्धगोले के, देखो एक बात समझो, ये क्या है बात समझो, अर्धगोले की बात कर रहा है, ये अर्धगोला है हमारा। अर्धगोले में मैंने पहले भी बताया था इसको कि पीछे वाले सेट में ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अर्धगोले में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो पूरा गोला होता, पूरा गोला होता तो कुछ इस तरीके से होता। अब जब इस तरीके से होता तो आपकी बात समझ में आ रही है कि 4πr² होता, ठीक है ना। लेकिन अर्धगोले का हमसे बोल रहा है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो एक नीचे वाला पृष्ठ कितना होगा 2πr², कितना होगा, जब पूरा 4πr² था तो आधा वाला कितना 2πr², लेकिन संपूर्ण पृष्ठ बोला है अर्धगोले का, तो ऊपर वाला पृष्ठ भी तो है, ये वाला पृष्ठ भी तो है πr², तो ये भी πr² ऊपर वाला, और नीचे वाला 2πr², मतलब कितना 3πr², कितना होगा 3πr², तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 3πr²। तो यहाँ पे गलतियां होती हैं कई बार बच्चों की, नोट कर लीजिएगा इसको 3πr²। चलते हैं आगे, और हमारे पास अगर समय रहा और सारी चीजें सही चलती रही तो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है आपका आयतन वाला, वो बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, आपको समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में बारंबारता श्रेणी का माध्यिका वर्ग बस पूछा है, क्या पूछा है माध्यिका वर्ग, ठीक है ना। इसमें हमसे पूछा गया है माध्यिका वर्ग पूछा है, ठीक है ना। तो आपसे यही चीज हम बताएंगे, और ध्यान रखिएगा जब भी आप सेट की तैयारी करिए तो आप एक बुक ले लीजिएगा, ये राजीव की बुक ले लीजिएगा। रीजन क्या है ना कि जब आप इससे सॉल्व करेंगे, अब मैं करवा रहा हूं तो आपको क्या होगा, अपने से प्रैक्टिस करने में भी थोड़ी सहूलियत होगी, और जहां दिक्कत होगी वो आप देख ही लेंगे वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हमसे माध्यिका वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, माध्यिका वर्ग की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, जैसा कि हम निकालते हैं, पहले तो वर्ग अंतराल लिखते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल लिखने के बाद क्या करते हैं हम बारंबारता लिखते हैं, क्या लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता के बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता। कब निकालते हैं, जब हमसे पूछता है माध्यिका पूछता है तब। तो अभी पूरी बातें हम देख ही लेते हैं इसको, 6 से 0 से 5, 5 से 10, और क्या दे रखा है 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से क्या 25, ऐसा कुछ दे रखा है। ये दे रखा है इसका 4, 5 से 10 का दे रखा है 6, 10 से 15 का दे रखा है 5, और 15 से 20 का दे रखा है 8, और यहाँ बात करें 20 से 25 का दे रखा है 2। एक बात समझो, संचयी बारंबारता निकालते समय हम एक बात ध्यान रखते हैं, पहला वाला तो वही होता है, पहला वाला क्या वही होता है, तो मतलब 4 का 4 ही रहेगा। दूसरा निकालेंगे तो 4 + 6 करेंगे कितना आएगा 10। तीसरा निकालेंगे कितना होगा 10 + 5 मतलब कितना 15, कितना 15। और चौथा निकालेंगे तो 15 + 8 मतलब कितना 23, कितना 23। और यहाँ निकालेंगे 23 + 2 बराबर कितना 25, कितना 25। अब एक बात समझो कि जब भी हम संचयी बारंबारता या मैं इसका निकालता हूँ माध्यिका वर्ग बस पूछ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखना, n/2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं n/2। ये पूरा जो निकला वो क्या है n, ये पूरा जो निकला वो क्या है n। n/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2, 25/2 का मतलब कितना 12.5। अभी 12.5 कहाँ लाई करेगा ये तुमको देखना है, सॉरी 15 में ही लाई करेगा, 10 में लाई तो करेगा नहीं, 10 में लाई तो करेगा नहीं, मतलब 10 छोटा है, 12.5 15 तक आएगा, मतलब कहां तक आएगा 15 तक। तो 15 वाला हमारा होगा माध्यिका वर्ग, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ ये माध्यिका वर्ग कौन सा होगा ये। अब एक बात समझो, जो फार्मूला हम लगाते हैं मैं लिख देता हूं फार्मूला, आप पुट करके देख लीजिए, निकालना तो है नहीं यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूं आपको, n/2 - CF/F इंटू कितना h, इंटू कितना है h। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी निम्न सीमा, कौन सी हो जाएगी निम्न सीमा। ये हो जाएगा हमारा क्या बारंबारता f, और CF कौन सा लेते हैं जस्ट ऊपर वाला, CF मतलब संचयी बारंबारता, कौन सा लेते हैं ऊपर वाला। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है h, क्या होता है h, कितना होगा 5। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, भी आगे हम करेंगे भी, ठीक है ना। तो मेन तो यहाँ पे हो गया हमारा माध्यिका वर्ग बस पूछा था, तो यहाँ 10 से 15 तक का ही होगा और कुछ होना नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी। फिर से देख लीजिए एक बार, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है वर्ग अंतराल बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता को जोड़ेंगे, बारंबारता को तुम डायरेक्ट जोड़ोगे नहीं,
निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालो। क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो आएगी उसको हम क्या करेंगे? बटे 2 करेंगे। बटे 2 करने के बाद जो आएगा वही हम क्या करते हैं, वहां से हम बताते हैं कि माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा होगा। यहाँ 12.5 आ रहा था तो 12.5 10 तक तो आएगा नहीं, 10 के ऊपर वाले नंबर पे, 10 के ऊपर वाला जस्ट नंबर कौन सा है? 15। कौन सा है? 15। तो ये कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। कई बार कई बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो बच्चा, फास्ट तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, अभी ध्यान दूंगा आपसे। किसी बच्चे का आया था, शायद उसका नाम रेशमा नाम था बच्ची का, तो मैं उसे देख लूंगा आगे। यहाँ पे आगे आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो देखो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का क्या होता है? फार्मूला होता है, ये होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे कितना? माध्य, ऐसा कुछ होता है हमारा। तो माध्यिका मुझे दे रखा है, माध्य और माध्यिका, माध्यिका कितना दे रखा है? 29, तो मतलब 3 गुणे 29 माइनस 2 गुणे कितना? माध्य, माध्य कितना दे रखा है? माध्य दे रखा है 27। कितना दे रखा है? 27। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 9 त्रिक 27, 3 दूना 6 2 8, मतलब 7 दूना 14, 1 आ गया, 2 दूना 4 1 5, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। फार्मूला यहाँ याद होना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है ना, बच्चे भूल जाते हैं फार्मूला, तो आप ये याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, कई बार पूछा भी जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लगा लीजिए इसको ना, फार्मूला एक याद करने में क्या ही दिक्कत है। आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन हमारे समझ से यहाँ पे देखिए, ये 40 यहाँ होना चाहिए, 40 कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, अभी ठीक है। तो कह रहा है माध्य कितना होगा? क्या पूछ रहा है? माध्य। अब देखो माध्य के लिए तुम क्या करते हो? हमेशा वर्ग अंतराल लिखते हो। क्या लिखते हो? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल एक तरफ लिखोगे और एक तरफ क्या लिखोगे? बारंबारता। ये क्या दे रखा है? बारंबारता दे रखी है, तो क्या लिखोगे? बारंबारता। और इसके बाद तुम क्या निकालोगे? वर्ग अंतराल, बारंबारता और एक्स आई का मान निकालोगे। ये एफ आई होता है, और फिर क्या निकालोगे? एफ एक्स। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है ना, एफ एक्स का मान निकालोगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 0 से 10। कितना दे रखा है? 0 से 10। बारंबारता कितनी दे रखी है? 2। कितनी दे रखी है? 2। और ये कितना दे रखा है? 10 से 20। 10 से 20। बारंबारता कितनी दे रखी है? 1। और इसी तरीके 20 से 30। 20 से कितना? 30। ये कितना दे रखा है बारंबारता? 4। कितना? 4। 30 से 40। 30 से कितना? 40। ये कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा है? 3। अब एक बात समझो कि जब मैं, ये तो f हो गया ना, x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के बटे 2। 0 में 10 जोड़ोगे बटे 2 करोगे, कितना आएगा? 10 बटे 2। 10 बटे 2 का मतलब कितना? 5। कितना? 5। 10 और 20 जोड़ोगे कितना आएगा? 30। कितना? 30। 30 बटे 2 करोगे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। 20 और 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। तो 50 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 25। 30 और 40 करेंगे तो कितना आएगा? 70। 70 का आधा करेंगे कितना आएगा? 35। अब इन दोनों का गुणा करोगे। इन दोनों को क्या करोगे? गुणा। एफ एक्स बराबर 2 गुणे 5 मतलब 10, 15 गुणे 1 बराबर कितना? 15। 25 चौका कितना? 100। और यहाँ कर लेंगे 5 3 15 और 3 3 9 1 10। यही तो आएगा। अब सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 0 आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और ये 1 1 2 2 और 1 कितना हो गया? 3, और यहाँ कितना हो गया? 2 30 आ जाएगा। ये क्या? और मुझे निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या होगा? माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपान कितना? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 230 बटे 10 मतलब कितना? 23। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एक अधिवर्ष में देखिए, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अधिवर्ष का क्वेश्चन आया है। अधिवर्ष का मतलब यहाँ पे हम बात करें लीप ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लीप ईयर। और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। कितना होता है? 366 दिन। और जनरली हम जानते हैं कि जब लीप ईयर की हम बात कर रहे हैं तो वहां होता है 52 हफ्ता। कितना होता है? 365 दिन में 52 हफ्ता होता है। 52 हफ्ता करिए 7 से 366, चूंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 25 35 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 7 दूना 14। तो यहाँ पे 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2। तो 7 से क्यों भाग दिया? हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना, तो 7 से भाग दिया इसलिए। तो ये कितना होगा? 52 हफ्ता, और कितना दिन बचा है? 2 दिन। कितना दिन? 2 दिन। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है, ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है। अब 2 दिन में तुमसे क्या कह रहा है?
अधिवर्ष का मतलब समझ लेना, लीप ईयर जनरली हमारा कितना होता है, जो साधारण हम जानते हैं 365 दिन होता है, तो अधिवर्ष में बोला है 366 दिन ही लेंगे। सोमवार होने की प्रायिकता, अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है वो सोम और मंगल हो, सोम और मंगल, या मैं बात कर सकता हूँ ये हो सकता है मंगल और बृहस्पति, मंगल और क्या हो सकता है, बृहस्पति, मंगल और बुध, सॉरी मंगल और बुध। इसी तरीके बात कर लेंगे क्या हो सकता है, बुध और बृहस्पति, बुध और क्या, बृहस्पति। और इसी तरीके बात कर लेंगे अगला क्या होगा, बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र। और इसी तरीके बात कर लेंगे शुक्र और शनि, शुक्र और क्या, शनि। इसी तरीके आगे बात कर लेंगे कितना, शनि और रवि, शनि और क्या, रवि। और लास्ट हम बात कर लेंगे रवि और सोम, रविवार और कौन सा, सोमवार। अब एक बात समझो तुम, सोम यहाँ पे भी आ रहा है, सोम यहाँ पे भी आ रहे हैं, जो घटना घटित, चूंकि प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता जब भी हम लिखते हैं, प्रायिकता किसी भी चीज की निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो प्रायिकता जब भी निकाल रहे हैं, मान लो n का निकाल रहे हैं, तो ये घटना घटित होने की प्रायिकता हम बोलते हैं, घटना घटित होने की प्रायिकता अपान कुल घटना, अपान क्या, कुल घटना, ऐसा ही तो करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपान टोटल इवेंट, ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल इवेंट या मैं बोलूँ घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 1 है 2 है, घटना कितनी बार घटित हो रहा है, सोमवार के लिए ही निकालना है ना, तो तुम यहाँ लिखोगे सोमवार होने की प्रायिकता बराबर सोमवार होने की प्रायिकता। चूंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने बस हल करना है। और कुल घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 52 से तो कोई लेना देना ही नहीं ना, तुमसे बस अधिवर्ष में पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और टोटल घटना कितनी है 7, कितनी है 7, तो ये 2/7 आएगा, कितना आएगा 2/7। क्योंकि अधिवर्ष में जब मैं बात कर रहा था तो मैं इनकी जो बात कर रहा था इसमें तो आएगा ही आएगा। कुल कितने सोमवार होंगे हमारे, 53 सोमवार होंगे, कितने सोमवार, 53 मैं बोल सकता हूं। तो अगर मैं इनको ले रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक सोमवार आएगा तो मैक्सिमम कितना होगा 53, अदरवाइज प्रायिकता जब निकालेंगे तो कितना होगा 2/7 ही होगा, कितना होगा 2/7। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात करें कि दोनों का जन्मदिन क्या हो, एक ही हो। 2020 कौन सा दिन है, पहले तो ये समझो 2020 हमारा कैसा है, ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ लीप ईयर के लिए, मैं क्या करता हूँ, आप 4 से क्या करते हो, भाग देते हो, 4 से क्या करते हो, भाग देते हो, ये कट जा रहा है हमारा, 4 से भाग देने पे 4 5 20, और ये भी कटेगा तो कितना है 4 5 20, ये कट जा रहा है हमारा, कितना हो रहा है, कट जा रहा है। तो ये लीप ईयर में आ रहा है, किसमें आ रहा है, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितना होता है दिन, 366 दिन, कितना दिन होता है 366 दिन। तो एक ही दिन प्रायिकता होने की कितना होगा, चूंकि घटना तो हमारी एक ही होगी और कुल घटना कितनी है 366 दिन की है, क्योंकि लीप ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रायिकता बराबर तो आप जानते हो ना, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अभी बताया था आपको कि NE/TE, TE का मतलब क्या, कुल घटना हमारी जो हो रही है। तो दिन तो हमारे 366 ही होंगे। अब 366 में से कोई भी दिन हो सकता है जहां दोनों का जन्मदिन क्या है, एक ही दिन बन रहा है। और ये हमारा क्या है, लीप ईयर आ रहा था, इसलिए मैंने बोला 4 से कट जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीप ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्या सारे 4 से कटने वाले होते हैं लीप ईयर, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप ऐसी बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़े से कैलेंडर के एक दिन क्या कर दूंगा, कैलेंडर का पूरा ओवरव्यू आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, तो उसको कैलेंडर का दे दूंगा, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कैलेंडर का, या मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलरली शॉर्ट वीडियो में इसको डाल दूंगा, ज्यादातर अच्छा होगा। तो 1/366 ही हमारा क्या होगा, सही होगा, 1/366। चलते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। अब देखो एक बात समझो, हमसे कह रहा है 2, 3 की बात कर रहा है और क्या कर रहा है 4, 1 की बात कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी का फार्मूला तुम जानते ही हो, x1 y1 और इसको मान लिया x2 क्या y2। क्या कर ले रहा हूं, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं। आप जानते हो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताओ, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अरे बोलो, बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, यही तो होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, y2 कितना है 1 है, कितना है 1, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ बात कर लेंगे 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो 2√2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2√2, 2√2।
सी ऑप्शन सही हुआ। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, देखो यही सही हुआ, 2√2। मैं बुक चेक कर ले रहा हूँ कि उसमें ऑप्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं। 19 नंबर है, सेट नंबर कौन सा है, 4, सेट नंबर 4, 19 नंबर क्वेश्चन है, 2√2। ठीक है, सी ऑप्शन सही हुआ, ये ऊपर ही हुआ, 2√2 और 2√3। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है लोगों से। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या, जिसके हम बात कर लें, जिनको हम हल करते हो कभी खत्म नहीं हो पाते। जैसे 25 को हल करोगे कितना आएगा, 5, कितना आएगा 5, तो 5 तो परमेय हो गया क्योंकि नीचे हमारा 1 होगा ही। 81 को हल करोगे कितना आएगा, 9, तो अपान में 1 होगा ही, ये भी नहीं हुआ परमेय, ये भी नहीं हुआ अपरमेय, ये तो ऑलरेडी परमेय है ही। तो परमेय है तो मतलब अपरमेय तो नहीं होगा, आपसे अपरमेय पूछा। देखो ये है, किसी भी अपरमेय संख्या में अगर कोई परमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो वो अपरमेय ही आती है। कौन सी आती है, अपरमेय। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। इस तरीके से तुमने क्या कर लिया, बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 को क्या कर लिया, हल कर लिया है। अब क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। दो खंड ब है और तुम्हें क्या करना है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड हमें क्या करना है, हल करना है आगे का जितना भी होगा। और सभी खंड करने के बाद अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे जो दे रखा है 6 क्वेश्चन तक दिया है। कितने क्वेश्चन तक, 6 क्वेश्चन तक। 6 क्वेश्चन तक दिया है तो हम क्या कर लेंगे, इसको हल करेंगे। चलो देखो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है 26। मान लो कि माना दो संख्याएं x और y हैं, दो संख्याएं x और y हैं। डायरेक्ट कभी भी हल मत करना, कई बार ऐसा मैंने देखा है। मैंने तो एक बच्चे को ये देखा है, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है 9 और 10 में, उसका मैथ्स अच्छा भी है। लेकिन अभी क्या है, वो जब हाई स्कूल बोर्ड का या 12th बोर्ड का पेपर देने जा रहा है तो उसको दिक्कत क्या आ रही है कि वो डायरेक्ट शॉर्टकट ले रहा है। शॉर्टकट मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट वो x - y = 26 लिख दिया। आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेगी ना, रिप्रेजेंटेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। अब एक बात समझो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो मैं मान लेता हूं प्रश्नानुसार, क्या बोल लेता हूं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मुझे दे रखा है, पहली बात तो दे रखा है कि x - y बराबर कितना दे रखा है, 26। और दूसरा कह रहा है कि एक संख्या मान लो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। चूंकि बड़ा है तो बड़ा वाला ही 3 गुना होगा। अगर यहाँ y - x करता है तो y वाला बढ़ा लेता मैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 3y - y बराबर कितना, 26, 2y बराबर 26 और y बराबर कितना, 13। y बराबर कितना हो गया, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। जब y का मान 13 आ गया तो आप निकाल सकते हो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 3 × 13 मतलब कितना, 39। तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, x बराबर 39 1 और y बराबर 13 1। तो उत्तर लिख देंगे, अतः दोनों संख्याएं 13 और 39 होंगी, ठीक है ना। देखिए कुछ था नहीं, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा था और एक कंडीशन दे रखा था कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो मैंने क्या कर दिया, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी मान लिया। क्यों इसी को माना, क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाला घटाऊंगा तभी 26 आएगा, अंतर दे रखा था तो यही माना मैंने। अगर यहाँ y - x होता तो मैं क्या करता, y को मानता, y = 3x। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे भी लगाओगे आंसर आएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है cot 2a बराबर इतना देखा है। देखो cot 2a का मतलब क्या, cot 2a पूरक कोण आपने पढ़ा है, पूरक कोण आपने क्या है पढ़ा है। cot 2a बराबर tan a - 22 ऐसा कुछ दे रखा है। देखो cot 2a का मतलब कितना, tan 90 - 2a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 - 2a। और यहाँ पे भी कितना है, tan a - 22, a - कितना 22। देखो दोनों तरफ tan है, खत्म हो जाएगा। 90 - 2a बराबर हो जाएगा a - 22। और हल करेंगे, -2a को उधर भेजो, a + 2a हो जाएगा और -22 को इधर भेज दो, 90 प्लस कितना हो जाएगा 22। तो 2 और कितना हो गया 11, 3a बराबर इतना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 112/3, त्रिका 9, 2 3 त्रिका 3 चौके 3 त्रिका 9 हो गया, 2 3 7
21 और यहाँ कितना है 37.33 आएगा। ये 37.33 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 37.33 हमारा क्या होगा आंसर आएगा। ये किस में आएगा डिग्री में, क्योंकि यहाँ कोड की बात कर रहा था, ए का मान हमने यही निकाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हल करेंगे आप। यहाँ पे थोड़ा भाग देने में आप ध्यान रखिएगा, गलती ना हो आपसे, ठीक है ना। तो 112 आ गया, ये सारी चीजें हमारी क्या 37.33। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये अपरिमेय वाले में थोड़ा लिखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको मैंने पहले ही लिख रखा है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। कह रहा है मानेंगे, जैसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले इसको मान लेंगे क्या अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये पैटर्न आप याद कर ही लो, क्योंकि क्या है ये बार बार पूछ रहा है पेपर में। जब मैंने पीछे सेट 2 करवाया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। एक बच्चा हमसे पूछ भी रहा था √3 का बताइए, तो होगा तो ऐसे ही ना, √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो, तो आपको करना इसी तरीके है। तो √2 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या, जहां अगर हम बात करें √2 p/q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, जहां p और q क्या है पूर्णांक है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब मैं अगर इसको ट्रांसफर करूंगा तो q क्या हो जाएगा √2q = p। दोनों तरफ अगर मैं वर्ग कर रहा हूं, ध्यान देना, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं वर्ग कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2q² = p²। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है और इधर p² दे रखा है, मतलब परिमेय तो तभी आएगा जब ये पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। मतलब 2 क्या हो रहा है p² को विभाजित करता है, तभी ये क्या होगा पूर्णांक आएगा। p और q तभी क्या आएगा पूर्णांक। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 4² है और यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 समथिंग लिख रहा हूँ q², तो ये q² बराबर कितना होगा 4² का मतलब कितना 16, कितना 16/2। ये भाग जाएगा, भाग क्या हुआ जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्या कर रहा है बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसा होना चाहिए कि अगर ये हमारा p2 आ रहा है आगे, तो p² को कंप्लीटली क्या करेगा भाग जाएगा और 2p को विभाजित। जब 2p² को कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 2p को भी करेगा। किसको भी करेगा, p को। देखो यहाँ p हमने कितना माना था 4 ही मांगना, तो उसको भी करेगा हमारा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। इसमें इतनी बातें आपने क्या करनी, थोड़ी नोट कर लेनी, इसमें नोट करना है, समझना है बस, उसके बाद आपको लिखना है। ध्यान रखना है इसमें लिखने का पैटर्न है, कुछ ऐसा विशेष है नहीं इसमें कि आपको बहुत दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो जब 2p का गुणनखंड था हमारा, तो मैंने क्या कर लिया, जब था तो मैंने मान लिया कि मान लो 2 का गुणनखंड था ही भैया, कि 2 में भाग जा रहा है, तो मैंने मान लिया r, जहां r कोई क्या है पूर्णांक है, r कोई क्या है पूर्णांक। क्योंकि मैं अभी पीछे देख रहा था समीकरण 1 में हमारा क्या था, समीकरण 1 में एक टर्म था हमारा, समीकरण 1 में हमारा टर्म था एक, समीकरण 1 में क्या था 2q² = p²। अब p का मान तुमने कितना माना था 2r, कितना माना था 2r। तो मैं क्या कर रहा हूं 2q² हमारा ये दे रखा है, कितना दे रखा है 2q² दे रखा है, 2q² = p का मान मैंने 2r पुट किया, p का मान कितना पुट किया 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो गया 4 है। अब यहां से q² बराबर कितना आ गया 2r², मतलब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ q² आ रहा है, ध्यान समझना, यहाँ q² है, यहाँ 2 है, मतलब ये भाग देंगे। अगर ये पूर्णांक r है तो भाग पूरा चला जाएगा, तो q² को भी क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। जब q² को कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा, q² को कर रहा है तो q को भी करेगा। तो यहां से एक बात समझ में आ रही, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने माना ये था कि हमारा क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने बोला कि वो गुणनखंड हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। जहां हमने क्या माना था, देखो p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये किस तरह है √2 के बराबर कितना आ रहा था p, इधर ट्रांसफर किया था। तो यहां ध्यान देना, यही चीज हमारा क्या है, यहाँ गुणनखंड नहीं था, वहां गुणनखंड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या मैं बोल दूं मान्यता के क्या है हमारे विपरीत है, इसलिए √2 क्या होगा परिमेय संख्या नहीं है। ये कहानी तुमको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा क्या करना, ऐसे ही √3 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, 7 का भी कर सकते हो, 11 का भी कर सकते हो, 13 का भी कर सकते हो। तो जितना चाहो करना यही है, करना क्या है यही है, आपको यही करना है और बता दोगे उसके बाद उसको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो देखते हैं वर्ग अंतराल पहले लिखते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, अभी बताया था आपको, वर्ग अंतराल क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखते हो बारंबारता, क्या लिखते हो बारंबारता लिखते हो, तो फिर लिखोगे बारंबारता। बारंबारता के बाद हम बात कर लेंगे क्या, माध्यिका निकालना है तो संचयी बारंबारता निकालोगे, क्या निकालोगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। सब संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल निकाल लो। देखो 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक,
40 से 50 तक और 50 से क्या 60 तक, ऐसा कुछ है हमारा, ठीक है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो कितना हो रहा है 7 8, ये कितना हो रहा है 5 20 13 और कितना हो रहा है 7, कितना हो रहा है 7, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता 7 का 7 ही होगा, 7 8 कितना होगा 15, 15 5 कितना होगा 20। देखो करते क्या है संचयी बारंबारता में, पहला वाला तो वही लिखते हैं, फिर अगला वाला 7 और 8 ऐड करेंगे कितना 15, 15 और 5 ऐड करेंगे कितना 20, 20 और 20 ऐड करेंगे कितना 40, कितना होगा 40, और 40 और 13 ऐड करेंगे कितना 53, कितना 53, और 53 और 7 ऐड करेंगे कितना 60। तो ये किसका मान है, ये n का मान है, कैपिटल N का मान है। ध्यान रखना जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो कैपिटल N का मान हम निकालते हैं n/2, n/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, n का मान कितना है, टोटल जो आएगा संचयी बारंबारता में उसी को बोलेंगे क्या n/2 मतलब कितना 30 आ गया, कितना आ गया 30। अब तुमको देखना है कि संचयी बारंबारता में 30 कहाँ आएगा, 20 के ऊपर ही आएगा, 20 के कहाँ आएगा ऊपर, मतलब ये वाला हमारा कॉलम चलेगा, कौन सा ये वाला। तो यहाँ पे बोले तो ये निम्न सीमा यहाँ कौन सी हो जाएगी, यल, इसको लेंगे, यल कौन सा लेंगे, यल इसको, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता क्या होगी f। ध्यान ये रखना है माध्यिका निकालते समय हमेशा संचयी बारंबारता कौन सी लेते हैं, ठीक ऊपर वाला, ठीक क्या ऊपर वाला। ध्यान देना फार्मूला क्या था हमारा, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना H, ऐसा कुछ होता है। तो L कितना है हमारा, देखो ध्यान से 30, कितना है 30, n/2 का मतलब कितना 30 माइनस CF का मान कितना है, देखो CF का मान अगर मैं देख रहा हूं तो CF हमारा कितना है, यहाँ पे हमें लेना है 20, कितना लेना है 20 बटे F कितना है, देखो F हमारा कितना था 20, कितना था 20। अब देखो H समझ में आना चाहिए, ये दोनों जो हमारा उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर है यही होता है H। 10 में से 0 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, मतलब जो H का मान होगा वो कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10। तो ये हो जाएगा गुणे 10, तो कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 30 प्लस 30 में से 20 जाएगा 10 बटे 20 और इधर कितना हो गया 10, तो ये कटा 2 पचे 10 आएगा कितना 35, कितना आएगा 35। ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन के उत्तर में जो दे रखा है वो 35 नहीं दे रखा है, यहाँ पे उत्तर थोड़ा सा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। पहले का घ का दे रखा है कितना 42.5, तो ये गलत है, ये क्या है गलत है, आंसर यहाँ गलत दे रखा है, 35 आएगा, कितना आएगा 35। मैंने इसको 2 बार लगाया, मैंने देखा ये 35 ही आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ माध्य निकालना हूं तो माध्य निकालूंगा तब भी मेरा समथिंग 35.33 आ रहा है, तो किसी भी तरीके से उत्तर तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। अगर मैं बात करूं माध्यिका, ये आंसर हमारा गलत दे रखा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात करना है, हल कर लो पहले। हल कैसे करोगे, देखो 4x² 5 और 4 का गुणा करोगे 20 होगा, तो गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाए 4x प्लस 5x, 4 और 5 जोड़ने पर 9, गुणा करने पर 20, तो 5 आ गया। यहाँ पे क्या कर लोगे 4x कॉमन ले लोगे, 4x क्या ले लोगे कॉमन, x प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन कितना है x प्लस 1, और इधर कितना है 4x प्लस 5 बराबर कितना 0। एक बात समझो तुम, जब x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है तो x का मान कितना आएगा -1, पहला तो ये, और 4x प्लस 5 बराबर कितना है 0, 4x प्लस 5 बराबर कितना है 0, तो 4x बराबर कितना हो गया -5, x बराबर कितना हो गया -5 बटे 4, -5 बटे कितना 4। दूसरा हल ये हो गया, तो इसके मूल क्या हो गए, एक मूल हो गया हमारा -1 और एक कितना हो गया -5 बटे 4, यही दोनों हमारे क्या होंगे मूल होंगे। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, अब देखो एक बात समझना हमारी, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, व्यास कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन, 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन, 8 सेंटीमीटर ये लंबी है, यल बराबर 8 है, कितना है 8, और डायमीटर जो दे रखा है वो व्यास कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 1। देखो आयतन क्या होता है, ये कौन सा शेप है बेलन का, कौन सा शेप है बेलन का ही शेप है हमारा, ठीक है ना। तो आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं आयतन, तो हम जानते हैं तांबे की छड़ का आयतन बराबर तांबे की छड़ का आयतन बराबर
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या एच, तो पाई कितना हो जाएगा, पाई में आप निकाल सकते हो आंसर। आर का मान कितना है हमारा 1/2, क्योंकि डी का मान 1 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/2 स्क्वायर है, और एच का मान कितना है, यहाँ पे यही एल जो दे रखा है यही क्या है एच है, ये कितना हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो यहाँ से निकालोगे तो 22/7 रख लो, ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 44/7, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्या क्यूब, यही हमारा क्या होगा उत्तर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको क्या करना है, इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट इसका भी हम डालेंगे। आपको अगर कोई समस्याएं हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज डालिए या मुझे पर्सनली मैसेज करिए। अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं ऑफलाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ यूपी बोर्ड के बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। कहाँ पे, ऑफलाइन में। ऑनलाइन तो आप जो कर रहे हो कर ही रहे हो क्लास, लेकिन वहां से दिक्कतें जो होंगी उसको क्या करेंगे, ऑफलाइन क्लास में हम हल करने का प्रयास करेंगे आपके साथ।